अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस की सीरीज़ के सिलसिले का नया लेसन लेकर, जिसमें हम लोग सीएसएस के हवाले से सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सूडो क्लासेस होती हैं आपकी एचटीएमएल के अंदर न्यू ऑप्शंस डालने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। इसके अंदर न्यू फाइल, इसका नाम हम रख देते हैं sudo psudo.html। इसमें p साइलेंट होता है। html का डॉक्यूमेंट बनाया, p क्लासेस, और अपने ब्राउज़र में भी हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ और उसके अंदर एक टाइप टेक्स्ट बना लेता हूँ या एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। हाँ जी, और लाइन ब्रेक, इसकी कॉपी। ये मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर जिसके अंदर हो तो उसका रंग थोड़ा सा ना चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग फोकस के नाम का सूडो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी सीएसएस इधर ऊपर जाके लिखता हूँ और इस सीएसएस में मैं सेलेक्टर देता हूँ HTML इनपुट कॉलन फोकस, ये देखिए, और उसको मैं कह लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए इस तरह। यानी ऐसा हर इनपुट जो जिस पे फोकस हो, जिस पे कर्सर हो, उसका बैकग्राउंड कलर रंगी ये ग्रीन हो जाए। रिफ्रेश, ये देखिए, मैं इस पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। जब मैं टैब प्रेस करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो उसका रंग ग्रीन हो जाता है। और मज़ीद भी हम चीज़ें साथ लगा सकते हैं, जैसे कलर मैं चाहता हूँ कि वाइट हो जाए। रिफ्रेश, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से मैं एक आध दरमियान वाला जो है इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब डेफिनेटली इसके अंदर कर्सर नहीं जाएगा, टैब मैंने प्रेस किया, जंप करके नेक्स्ट पे चला गया। मगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, मेरा ख्याल है जो डिसेबल के लिए कोई कलर, हाँ जी, डिसेबल्ड के लिए इसका जो कलर है वो मेरी मर्ज़ी का हो जाए, यानी बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। रिफ्रेश, ये देखें, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से कम्बिनेशन बना सकता हूँ कि ये इस तरह का हो जाए। सेव, तो ये देखें, ये कलर हो गया। खैर ये लग तो अजीब रहा है, मगर मकसद है कि इस तरह की ऑप्शंस होती हैं, आप इस पे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो जिस तरह डिसेबल्ड का कलर इनेबल हो गया, इसी तरह इनेबल्ड का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इनेबल्ड का कलर हो जाए ये वाला, ये अजीब लगेगा बहुत, बेज कलर हो जाए। चलें, रिफ्रेश, ये देखें, ये इनेबल्ड। फिर जब इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो वो फोकस वाला फिर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो फ़र्क पड़ेगा जी। ये देखें, देखिए, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। मैंने फोकस वाले को बाद में इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर वो फोकस वाले ने काम करना शुरू किया। वैसे नॉर्मल इनेबल्ड एलिमेंट्स का कलर बेज है, जब उस पर फोकस आता है तो वो ग्रीन हो जाता है। तो ये बाद में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर
हो सकता है कि मैंने कुछ रूल्स लगा दिए हों। मिसाल के तौर पे मैंने एक रूल लगाया है कि ये वाला जो चौथा एलिमेंट है ये रिक्वायर्ड है, यानी इसमें टाइप किए बगैर मैं नीचे एक फॉर्म बनाता हूँ, बटन फॉर्म सबमिट करने का। मैं सबमिट करूँगा मगर ये जो फोर्थ एलिमेंट है ये ये टाइप किए बगैर सबमिट नहीं होगा फॉर्म। ये देखें एरर आ गया, तो ये रिक्वायर्ड है। तो जो लाजमी है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए भी आप CSS लिख सकते हैं। यानी मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि जी ये जो बैकग्राउंड कलर है हमने इसको लाजमी देना है, क्योंकि ब्राउन दे देते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। फिर एक मैं चाहता हूँ मैं इन सब को कमेंट कर देता हूँ। अभी सिर्फ ये रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, बल्कि इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और मैं इनपुट टाइप नंबर, मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 50, ये मैंने दिया। और अब मैं कहता हूँ इनपुट कॉलन वैलिड, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर नहीं मैं चेंज करता, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। जी अच्छा, ये जो डिसेबल्ड है इसको मैं डिसेबल ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये अभी सिर्फ मैं इनमें थोड़ा गैप करता हूँ और ये जो नंबर है इसके बाद लाइन ब्रेक लगाता हूँ। गैप ऐसे करता हूँ कि हर इनपुट के मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। रिफ्रेश, ये देखिए अब थोड़ा क्लियर हुआ। अच्छा, आप देखें कि इस एक के अलावा बाकी पांचों जो हैं वो वैलिड हैं। वैलिड वाले को बैकग्राउंड बॉर्डर कलर हमने ग्रीन लगाया है। वैलिड ऐसे हैं, ये वाला वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको कहा है रिक्वायर्ड, कि इसके अंदर मौजूद टेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है, लाजमी चाहिए, वो अब लिखा नहीं हुआ, तो ये उसकी नज़र में वैलिड नहीं है। जब मैं इसके अंदर कुछ लिख दूंगा तो ये उसकी नज़र में वैलिड हो गया। ये नीचे वाले को मैंने रेंज दी थी, आपको याद होगा कि रेंज होगी 5 से 50, और मैं इसको रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ साथ में। रिफ्रेश, अब देखें ये नहीं है रिक्वायर्ड। अब मैं इसमें कोई वैल्यू लिखता भी हूँ, मैं अगर तो इससे ट्राई करता हूँ तो वो मिनिमम से ही स्टार्ट करेगा, तो ये वैलिड हो जाएगा उसकी नज़र में। मगर मैं खुद से टाइप करता हूँ, मैं सिर्फ 2 टाइप करता हूँ जो कि वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड नहीं हुआ। और साथ में मैं एक चीज़ और लगा देता हूँ, इनपुट इनवैलिड, उनका बॉर्डर कलर रेड हो जाए। रिफ्रेश, अब ये 2 इनवैलिड है। अब ये एक फॉर्म अभी मैंने सबमिट भी नहीं किया, फिल भी नहीं किया, मुझे यहीं से नज़र आ रहा है कि ये इनवैलिड है। इसको मुझे फोकस करना है और इनमें कुछ ना कुछ टाइप करना है। मैं इसमें जो सबसे पहले वाला है उसकी टाइप ईमेल कर देता हूँ और उसको रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ। रिफ्रेश, अब मैं इसमें कुछ टाइप नहीं किया हुआ, जैसे माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ और मैं कुछ टाइप करता हूँ मगर ईमेल नहीं होता, तो वो स्टिल इनवैलिड है, क्योंकि उसकी टाइप मैंने ईमेल किया। अगर मैं उसमें समथिंग कुछ लिख के और वैलिड ईमेल एड्रेस डालता हूँ तो वो फिर उसको वैलिड रखेगा। तो इस तरह वैलिड इनवैलिड ये सूडो क्लासेस होती हैं, जो आपको पता चलता है कि ये आपका जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, इनवैलिड हैं। ये जो वैलिड और इनवैलिड की सूडो क्लास है, ये आपके हर इनपुट टाइप में, यानी इवन आपके टेक्स्ट एरिया में भी अगर आप उसको रिक्वायर्ड कह देंगे काम करेगी। मगर एक सूडो क्लास ऐसी होती है, ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने सिर्फ इनपुट कॉलन का है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, सिर्फ ऐसे रहने दूं, तो इसका मतलब है कि सारे ऐसे एलिमेंट्स जो वैलिड इनवैलिड हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये देखिए सारे ही फॉर्म, पूरा फॉर्म को भी उसने कर लिया। उसकी वजह यह है कि फॉर्म में अभी सारे अगर देखो मैं पूरे फॉर्म को
वैलिड कर देता हूँ। अब ये देखें पूरा फॉर्म वैलिड हो गया। और अगर मैंने सिर्फ कुछ एलिमेंट करने हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि इनपुट के साथ साथ टेक्स्ट एरिया भी सिर्फ हो, तो सिर्फ वो होंगे, फॉर्म नहीं होगा। और टेक्स्ट एरिया के बाद हम लोग ब्रेक लाइन लगा देंगे। ये तो मैंने ये बताया कि वैलिड और इनवैलिड की प्रॉपर्टीज़ फॉर्म के हर एलिमेंट के लिए इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनपुट रेंज के लिए काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं अभी इनको कमेंट करता हूँ। इनपुट इन रेंज और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, वैसे ही लगाता हूँ। और रिफ्रेश, ये देखें इन रेंज का मतलब, अब अगर आप इसके कोड्स पे गौर करें तो मैंने ये कहा हुआ है कि इसकी रेंज है मिनिमम 5 से 50। अगर मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू टाइप करता हूँ जो 5 से लेस देन है, तो वो इन रेंज में अब नहीं रहा, रेंज के अंदर नहीं रहा, तो वो उसके अंदर मौजूद CSS इम्प्लीमेंट नहीं होगी। या मैं 50 से ऊपर की कोई वैल्यू टाइप करता हूँ, तब भी नहीं। हाँ, 5 और 50 के दरमियान की कोई वैल्यू टाइप करूँगा 40, तो ये इन रेंज आ गया। इस तरह इसके ऑपोजिट एक क्लास होती है आउट ऑफ रेंज। इनपुट आउट ऑफ रेंज, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ये भी देखा जाए तो वो वैलिड और इनवैलिड वाला ही काम कर रही है, मगर इसका नुकसान कह लें या इसका फ़र्क कह लें कि ये सिर्फ टाइप नंबर पे काम करेगी, बाकी एलिमेंट्स पे इसको नहीं आप लगा सकते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम चेक कर लेते हैं आउट ऑफ रेंज को भी कि किस तरीके से काम करती। ये देखें मैंने 3 टाइप किया, तो ये आउट ऑफ रेंज है, इसलिए इसमें आप चला नहीं सकते, इसको काम में नहीं ला सकते। अच्छा, इसी तरह इनपुट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ रीड ओनली। रीड ओनली ये मैंने थर्ड वाले इनपुट बॉक्स को किया है, तो अब मैं इसके अंदर कुछ इसको फोकस कर सकूँगा, इस पे जा सकूँगा, मगर इस पे कुछ टाइप नहीं कर सकूँगा। ये रीड ओनली और डिसेबल में ये फ़र्क होता है कि डिसेबल को आप फोकस नहीं कर सकते, और जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म का हिस्सा भी नहीं होगा। रीड ओनली जो है वो फॉर्म का हिस्सा होगा। आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके अंदर मौजूद वैल्यू साथ में सबमिट होगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप उसके अंदर लिख कुछ नहीं सकेंगे, बस ये फ़र्क होगा। तो मैं रीड ओनली को ज़रा वाजिया करना चाहता हूँ कि कौन कौन से रीड ओनली ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके लिए इनपुट रीड ओनली, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ये देखें ये आपको नज़र आ गया कि लाइट ग्रे जो है वो रीड ओनली है। इसी तरह रीड ओनली के जो बरक्स है, ऑपोजिट है, वो है रीड राइट ऐसे। इस पे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, रिफ्रेश। तो जो जिनमें राइट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उनको फिर आप CSS की मदद से अपनी मर्ज़ी के कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, ये नेक्स्ट हो गए कि हमने वो जो पढ़ा था रिक्वायर्ड के लिए हम लोगों ने ये वाला सूडो एलिमेंट इस्तेमाल किया था, सूडो एलिमेंट की क्लास। तो इसके ऑपोजिट भी एक होता है इनपुट ऑप्शनल। रिक्वायर्ड का मतलब वो होता है ऐसे एलिमेंट जो लाजमी हैं, ऑप्शनल का मतलब ऐसे एलिमेंट
जो ऑप्शनल है, दें या ना दें उनकी वैल्यू हमें कोई ख़ास तौर पे रिक्वायर्ड नहीं। मैं उसका बैकग्राउंड कलर लाइट सियान कर देता हूँ। रिफ्रेश। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है, आप इनकी वैल्यू टाइप करें या ना करें। नेक्स्ट कुछ फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स, सूडो एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाजमी नहीं है कि आप फॉर्म के एलिमेंट्स के ऊपर उनका इस्तेमाल करें। जो HTML के नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं आप उनके अंदर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं div और उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4, इस तरीके से मैंने HTML के एलिमेंट्स बना दिए और इनमें से कुछ मैं लिंक्स बना देता हूँ। फॉर्म को मैं वक्ती तौर पर कमेंट कर देता हूँ। yahoo.com, इस तरह से ये तो मेरा जो HTML का पेज है वो कुछ इस किस्म का बन गया। अच्छा, अब ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मैं इसको कट करवा के नीचे ले जाता हूँ ताकि मैं इधर, मैंने कहा कि ए लिंक उसका कलर रेड हो जाए। देखिए जी, जितने भी मेरे लिंक्स हैं उनका जो कलर है वो रेड हो गया। मगर इसमें से मुमकिन है कि मैंने एक आध लिंक विज़िट किया हो और एक आध ना लिंक विज़िट किया हो। मैं एक लिंक और इजाफ़ा कर लेता हूँ। मैं कौन सी वेबसाइट लगाऊँ? MSN.com लगा लेते हैं। शायद मैंने उसको काफ़ी अच्छे से विज़िट नहीं किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जिसको मैंने विज़िट किया उसका रंग डिफरेंट हो जाए, जिसको नहीं किया वो रेड ही रहे। तो सूडो एलिमेंट होता है A कॉलन विजिटेड कलर ग्रीन। अभी पता लग जाएगा कि मैंने किसको विज़िट किया, किसी को भी नहीं किया हुआ, हिस्ट्री में नहीं है मेरे। ओके, मैं गूगल को विज़िट करता हूँ। अब ये मेरी हिस्ट्री में आ गई ब्राउज़र की, इसका मतलब मैंने इसको विज़िट किया है। ये देखें, जब मैं उसको बंद करके वापस आता हूँ तो अब ये इन 3 लिंक्स में से मुझे पता लग रहा है कि मैंने कौन कौन से लिंक्स विज़िट कर लिए हैं, कौन कौन से लिंक्स विज़िट नहीं किए। ये सूडो एलिमेंट का कमाल है यहाँ पर। फिर इसमें ही थोड़ा सा और इजाफा करते हैं। A कॉलन हॉवर फॉन्ट वेट बोल्ड और कलर ब्लैक। हॉवर मीन जब माउस इसके ऊपर जाएगा। ये देखिए, तो ये जो हॉवर वाला इफ़ेक्ट है ये आप HTML के हर एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवन चाहे वो फॉर्म के एलिमेंट ही क्यों ना हो उन पे भी चलेगा। तो ये देखिए हॉवर। और एक चीज़ इसमें और होती है एक्टिव। एक्टिव करते वक्त जो कलर है वो हो जाए येलो। रिफ्रेश। अब एक्टिव क्या है? जब उस पर फोकस है, ये लिंक का फोकस है। मैं टैब दबाता हूँ, नहीं ये फोकस है, सॉरी एक्टिव ये, हाँ जी सॉरी क्लिक। अब मैंने क्लिक किया है मगर मैंने माउस का जो क्लिक का बटन है वो उठाया नहीं है और मैं माउस साइड पे ले जाता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, तो अब मैं एक्टिव नहीं रहा। एक्टिव मीन जब जिस वक्त आप उस पर क्लिक कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये एक्टिव का जो सूडो एलिमेंट है ये परफॉर्म करता है, A कॉलन एक्टिव। ठीक है। और नेक्स्ट है
एम्प्टी। एम्प्टी मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो ही हो जाए। मैंने किसी एलिमेंट का नाम यहाँ पे नहीं लगाया, ए, पी, डिव। मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी एम्प्टी एलिमेंट्स हैं वो येलो हो जाए, उनका बैकग्राउंड येलो हो जाए। अच्छा, ये दो एलिमेंट। अच्छा, पी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पी, रिफ्रेश। हाँ, ये एक्चुअली बैकग्राउंड येलो हो चुका है मगर अंदर उसकी साइज़ ही नहीं है। साथ में मैं उसको ये भी कहता हूँ कि उसकी विड्थ 100 पिक्सल हो जाए। अभी भी नहीं आया। एक स्पेस देने पर भी एलिमेंट काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, उसकी वजह ये होगी कि उसका साइज़ मैंने विड्थ तो सेट कर दी। एक मिनट, हाइट सेट नहीं की। हाइट भी सेट कर देते हैं। उसकी विड्थ और हाइट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई है। मैं अब देखता हूँ, रिफ़्रेश। हाँ जी, ये देखें। अब ये दो एलिमेंट निकले हैं जी, एक ये पी और एक ये डिव। ये एम्प्टी नहीं रहा, अंदर मैंने स्पेस डाल दी थी। मैं इसकी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। आप देखें, तीन हो गए। एक पी है और दो डिव्स हैं, वो एम्प्टी हैं। और उनको जो सी एस एस लगानी है, वो चूँकि उसका साइज़ बिल्कुल छोटा था तो उस पर आपने जो भी चीज़ लगाई। हाँ, मैं अगर ये करता कि मैं उसको बॉर्डर लगा देता ब्लैक, अब तो बॉर्डर भी लग गया। तो उस सूरत में अगर मैं ये हाइट और विड्थ ना भी दूं तो बॉर्डर की मौजूदगी मुझे बता देगी कि यहाँ पे ब्लैंक एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो बैकग्राउंड कलर ना भी लगाएं वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि उनका अपना साइज़ कुछ नहीं है। तो ये एम्प्टी का जो एलिमेंट है, सूडो एलिमेंट, वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम कमेंट कर देते हैं वरना वो ये अजीब सी लाइंस वगैरह आती रहेंगी। जी, मैं कहता हूँ कि डिव के जो पैराग्राफ है, फर्स्ट एलिमेंट वाला, फर्स्ट चाइल्ड, वो बोल्ड हो जाए। ये देखें, ये इस डिव के अंदर पहला पैराग्राफ है। अगर आप कोड्स गौर से देखें तो ये डिव है, इस डिव के अंदर पहला एलिमेंट ये वाला पैराग्राफ है। तो अगर मैं इसी पूरी डिव की एक कॉपी और ले लेता हूँ तो इन दोनों के पहले पहले पैराग्राफ जो हैं वो बोल्ड, या जो भी मैंने सी एस एस इम्प्लीमेंट की होगी वो होने लग जाएगी। नेक्स्ट है इसी तरह का लास्ट चाइल्ड, उसे मैं कहता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। इस वाले को लास्ट चाइल्ड, हाँ, वो लास्ट चाइल्ड जो है वो एम्प्टी है। वो एक्चुअली इसके नीचे है, वो एम्प्टी है, वो नज़र ही नहीं आ रहा। उसके अंदर भी हम ये एम्प्टी वाले को रिमूव कर देते हैं। मैं कहूँ कि एली वो, अब मेरा लास्ट चाइल्ड ये पैराग्राफ नंबर 4 हो गया। रिफ्रेश, और ये देखें वो इटैलिक हो गया। अगर मैं कोई मखसूस किस्म के नंबर वाले एलिमेंट को अपनी मर्ज़ी की सी एस एस लगाना चाहता हूँ तो मैं उसको चाइल्ड का नंबर बताऊँगा। चाइल्ड नंबर 2, उसका कलर ग्रीन, ग्रीन येलो हो जाए। सेव। ये देखें, ये चाइल्ड नंबर 2 है। ये फर्स्ट चाइल्ड ये था, ये चाइल्ड नंबर 2। तो इस तरह मैं कोई भी नंबर 3, 4, 5 दे के और उसको मैं अपनी मर्ज़ी की सी एस एस लगा सकता हूँ। मैं मज़ीद कुछ चाइल्ड ऐड कर रहा हूँ, कुछ चिल्ड्रन। 7, और यही तीनों इसमें। अब मज़ीद ज़्यादा हो गए तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये फर्स्ट चाइल्ड, ये लास्ट चाइल्ड और ये सेकंड चाइल्ड।
अच्छा, मैं सेकंड लास्ट चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, यानी कि 1 2 की गिनती नीचे से शुरू करना चाहता हूँ, लास्ट से। तो इसके लिए ऑपोजिट तकरीबन ऐसा ही एलिमेंट है, एन टी एच लास्ट चाइल्ड सेकंड, ये सेकंड लास्ट हो गया, लास्ट। अब उसको मैं कलर देता हूँ, सियान कलर दे देते, रिफ्रेश। ये देखिए, ये मेरा लास्ट था, पैराग्राफ 7। फिर नेक्स्ट डिव स्टार्ट हो जाती है, ये मेरा सेकंड लास्ट है। या थर्ड लास्ट करना है तो आप नंबर 3 कह दें। अब ये है मेरा थर्ड लास्ट, उसको जो अभी मैंने कोड लगाना है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक ऐसी डिव है जिसके अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड है, आई एम ओनली चाइल्ड। ये, और ये चूंकि अपना फर्स्ट भी है, इसलिए उसको फर्स्ट वाले कोड भी लग गए, यानी बोल्ड हो गया। और यही लास्ट भी है, तो लास्ट वाले कोड भी लग गए, यानी वो इटैलिक भी हो गया। ये आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा पी जो कि ओनली चाइल्ड है अपने पेरेंट का, उसका कलर हम लोग गोल्ड कलर कर देते हैं, फ्रेश। ये देखिए, और किसी का गोल्ड कलर नहीं है, तो ये ओनली चाइल्ड है अपनी पेरेंट क्लास का। जी, नेक्स्ट एक सूडो एलिमेंट होता है टारगेट। टारगेट में जैसे ये मैंने एक लिंक बनाया और मैं इसे कहता हूँ div1 और go to h रेफरेंस, और div1 मैंने इसकी आईडी रख दी, आईडी div1। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मूव करके डॉक्यूमेंट इसके ऊपर आ जाएगा, रिफ्रेश। ये देखिए, मैं इस पर गो टू पे क्लिक करता हूँ तो अब वो ये पैराग्राफ है। मैं काम करता हूँ कि इस पैराग्राफ को, बल्कि ये आईडी उठा के हम लोग फॉर्म को लगा देते हैं और फॉर्म को अनकमेंट कर देते हैं, ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। ये रिफ्रेश, ये मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो फॉर्म विजिबल हो गया। तो इस पे हम लोग सी एस एस की ये वाली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कॉलन टारगेट बैकग्राउंड कलर ग्रीन और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो वो जो टारगेट वाली है, ये देखिए, जो टारगेट है, इस लिंक का जो टारगेट है वो ये हाईलाइटेड हो गया, कलर्ड हो गया। यानी ऐसी डिव या ऐसा कोई भी HTML का एलिमेंट जो टारगेटेड है, उसको आप CSS की मदद से अपनी स्टाइल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज हमने सीखे सूडो एलिमेंट क्लासेस, और उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।